बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों में नूर भरता है। आपकी स्मारतों और बसारतों को फैज़ का सलाम। मैथमेटिक्स एट आईएसबी एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। न्यूटन अपने वक्त का एक बहुत बड़ा रियाजीदान था। इसने डिफरेंशियल और इंटेग्रल कैलकुलस की बुनियाद रखी। ऑप्टिक्स और कशिश शकल पर इनका काम इनको दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक बनाता है। मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं। ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि आईएसपी में मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में महारत रखने वाले इस्तातिज़ा कराम मौजूद हैं। आज मैं एक ऐसे ही उस्ताद से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिनका 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनके तकरीबन 46 पेपर्स मुख्तलिफ़ जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। 35 एमफिल स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर चुके हैं और इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अतर क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, किन किन हालात में से आप गुज़रे और मैथमेटिक्स को ही क्यों सिलेक्ट किया? मैंने ये हाई स्कूल से मैट्रिक की साइंस कॉलेज से, बोसन कॉलेज से, और उस टाइम ये इसको एमरसन नहीं कहते थे, बोसन कॉलेज कहते थे। फिर BZU से MSc की, यहाँ से MPhil किया। फिर उस दौरान जॉब की और फिर मेरी PhD यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पैट्रोनस मलेशिया से है। तो ऑब्वियसली कि जब स्टार्ट लिया था तो इतने हमारे सर्कमस्टांसिस, इतने हमारा इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो कोशिश यही होती थी कि अब पढ़ाई के एक्सपेंसिव जितने भी हैं हमने खुद ही बेयर करने हैं। तो PhD तक मोर और लेस इसी तरह ही करते रहे हम, अपने ही खर्चे। पेरेंट्स को इतना वो नहीं किया हमने, क्योंकि हमारा इतना कोई स्ट्रांग फैमिली वो नहीं है। तो हमें तो शुरू से ही कहा जाता था कि आप लोगों ने कुछ कोशिश करें, ख़ुद ही अपने सारे एक्सपेंसेस बेयर करें। तो उसके बाद फिर PhD के बाद फिर मैं मेरा ISP को ज्वाइन किया फिर मैंने। तो ये मेरा। तो सर आपने PhD में किस ख़ास फील्ड में आपने महारत हासिल की? मैं चूँकि मेरी MPhil भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ का, तो MPhil भी मैंने इसी में किया था। इसी टॉपिक को लेकर फिर मैं आगे गया हूँ और थ्रू आउट अभी मेरी जितनी भी रिसर्च है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक फ़ील्ड है और इनइक्वालिटीज़, तो उसके ऊपर मैंने काम किया है। और मेरे जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, जितना मेरा रिसर्च वर्क है, सारा इसी के ऊपर है मेरा। सर आपकी इस फील्ड में आजकल क्या काम हो रहा है और इसकी रोज़मर्रा में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर तो बहुत काम हो रहा है, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। हमारा जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, जितनी भी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में इसका, क्योंकि वहाँ एरर एनालिसिस एक टॉपिक है, तो हमारे पूरी दुनिया में मिनिमाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, एरर मिनिमाइजेशन के ऊपर। क्योंकि एरर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो एरर मिनिमाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है। इसी तरह हमारा जितने भी कंप्यूटर में जितना काम हो रहा है उसमें भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो आर लॉट ऑफ प्लेसेस देयर कि भाई हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ये बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। ये इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है सर, इसके साथ साथ जैसे रोज़मर्रा जिस तरह हम काम अपने सर अंजाम देते हैं, कहते हैं कि मैथमेटिक्स इसमें इस्तेमाल हो रही है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? बात ये है कि मैथमेटिक्स, और मैंने लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी दी थी, उसमें यही मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स और नेचर का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैथमेटिक्स का और नेचर का आपस में, आप कहीं भी आप देख लें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चलें एक, अभी तो खैर बहुत चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ हाईलाइट करता हूँ। जैसे पैराबोला है आपका, अब आपका जितना भी सैटेलाइट का सिस्टम है ये सारा पैराबोला पे लाई करता है। क्योंकि पैराबोला जो हमारा जितना भी रडार सिस्टम है, पैराबोला में एक फ़ोकस होता है। तो पैराबोला में ये रडार में ये फ़ायदा होता है कि जहाँ भी वेव्स आएंगी वो फौरी तौर पर उसको, जो उसकी जो फोकस की तरफ, वो उसको क्या नाम है, पुशअप करता है वो। तो हमारा यानी कि पैराबोला एक ऐसी चीज़ है। इसी तरह आप देख लें दुनिया में जितने क्या नाम है ब्रिज बने हुए हैं, अगर आप ब्रिज में देखें तो आपको इस तरह पैराबोलिक वो नज़र आएंगे। तो इसी तरह आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख लें एयरपोर्ट पे। मैं क्या कहते हैं अमेरिका में, वहाँ कौन सा एयरपोर्ट है अमेरिका में, वाशिंगटन गया था मैं, डैलस की मेरी फ़्लाइट थी, तो डैलस एयरपोर्ट मैंने देखा तो बिल्कुल उसकी जो छत थी वो पैराबोलिक शेप की थी। इसी तरह अगर आप ये देख लें, ये जितने भी आपके
ये जो कूल प्लांट बने हुए, ये जो आपके कूल प्लांट बने हुए साहिवाल में ख़ास तौर पर आपने देखा कभी भी वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो हमेशा पैराबोलिक शेप में होगा। तो उसके कई एडवांटेजेस हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि मटेरियल कम लगता है, उसमें मजबूती ज़्यादा आती है। अगर हवा और जब अगर वैसे स्ट्रेट बनाएंगे तो मटेरियल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी जितना वो पैराबोलिक शेप में बनती है। तो अगर आप इस तरह और चीज़ों को अगर आप आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू करेंगे तो आपको तो जगह जगह, ये तो मैंने अभी एक एग्जांपल दी है पैराबोलिक, इस तरह की आपकी बहुत आपकी एग्जांपल्स हैं। इवन कि अब आप यहाँ देख लें जितने भी हमारे गाड़ियों के अक्सर हमारी जो कंपनीज़ हैं, टोयोटा की कंपनी, होंडाई कंपनी है, इनके आप मोनोग्राम देख लें तो इलिप्टिक शेप के हैं इसके, आप देख लें आप तो आपको बहुत जगह नज़र आएगा ये चीज़ें। सर नेचर का और मैथ्स का जैसे आपने बताया कि बहुत गहरा तल्लक है, तो जिस तरह ये प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इसमें एक मैथमेटिक्स इसमें तो ये तो बड़ी मेरे ख्याल में एक फाइबोनाची नंबर है, एक फाइबोनाची नंबर अगर आप गौर से देखें उसको, नंबर को पढ़ें 1 1 2 3 5 7 इस तरह का एक सीरीज़ है। तो अगर आप हमारे जितने भी आप क्या नाम है प्लांट्स देखें, आप हमारे पौधे हैं, अगर आप उनकी पेटल्स काउंट करेंगे तो जो उसकी वो जो ये जो मैंने फिबोनाची नंबर है उसका पैटर्न आपको उन पेटल्स में नज़र आएगा। तकरीबन 99% आपको पौधे ऐसे नज़र आएंगे, उनकी मैं पेटल्स को अगर आप देखें तो वही रिजेम्बलेंस आपको नज़र आएगी, वही पैटर्न नज़र आएगा जो फिबोनाची नंबर में है। इवन कि बहुत हमारे अक्सर अगर आप ट्रीज़ देखें तो ट्रीज़ में जो हमारे लीफ उसमें प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट होते हैं, उसमें भी वही पैटर्न होता है जो फिबोनाची नंबर में है। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के हर काम में हाँ जो जी, मैथमेटिक्स अभी का तो मैंने इस्तेमाल है। एक एग्जांपल दिया है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल देयर, इतनी एग्जांपल्स हैं कि हम आपको क्या बताएं हम आपको। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, ये मैथमेटिक्स हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है। आपने सर अपनी फील्ड के बारे में बताया और इसके रोज़मर्रा के काम के जिधर ये इस्तेमाल हो रही है आप बता रहे थे। अभी एक ब्रेक का वक्त होता है, इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद दोबारा फिर से हाज़िर होते हैं। ISP मुल्तान ऑफिशियल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँच सकें। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. फ्री ऑफ कॉस्ट बाहिफाजत, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया ISP की बस सर्विस ने। बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं। मैं ISP गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है। वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं। मैं ISP में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ISP की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ़्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ। और ISP में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप इजीली मिल जाता है, प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इजीली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं। इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर, तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है। 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे। ISP के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि बस की वजह से, ISP वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं, जो कि मैं यूटिलाइज़ अपनी
डेली बना के ज़िंदगी में कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने आईएसबी को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। वेलकम बैक। मैथमेटिक्स एट आईएसपी में दोबारा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम सर से उनकी फील्ड के बारे में पूछ रहे थे और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली मैथमेटिक्स के बारे में हम बात कर रही थी। अच्छा सर, अब आप ये बताएं कि आपने इस फील्ड को क्यों सिलेक्ट किया, अपनी फील्ड को, न्यूमेरिकल एनालिसिस को? बस मैथमेटिक्स में तो खैर बहुत सारी फील्ड्स हैं, ग्रुप्स है, अलजबरा है, टोपोलॉजी है, फंक्शन एनालिसिस है, लेकिन कुदरती बात है हर बंदे का अपना एक टेस्ट भी होता है। बिल्कुल। तो ये मैंने देखा कि ये फील्ड मुझे थोड़ा सा अच्छी भी लगी, तो अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट एंड नेचर, तो डेट्स वाई मैं इस तरफ फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ चला गया मैं। सर ऐसी कोई और फील्ड है जिसमें आपका दिल कर रहा था कि मैं इसको भी सिलेक्ट करूं, लेकिन फिर आपने इसको ही ज़्यादा क्यों इस पे फोकस? हाँ जी, टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फील्ड है और इसकी तो लोग समझते हैं कि ये प्योर का सब्जेक्ट है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को अभी अवेयरनेस नहीं है, वरना ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है ये। तो सर आपने 46 पेपर आपके पब्लिश हो चुके हैं, तो ये पेपर आपने किसी कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट भी किए हैं, नेशनल या इंटरनेशनल? हाँ जी, शौक़ था मुझे शौक़ था। कहते हैं ना, शौक़ का कोई मोल नहीं। हाँ, मुझे शौक़ था। मैं पहली दफ़ा तो कॉन्फ्रेंस को सिर्फ अटेंड करने गया था, लाहौर में एसएमएस में कॉन्फ्रेंस थी और सिर्फ उसको अटेंड करने गया था। उस दिन मुझे बड़ा शौक़ हुआ। फिर मैंने एज एक्सपेरिमेंट, आई वाज इन एमफिल एट दैट टाइम, तो फिर मैंने लम्स में प्रेजेंटेशन दी, एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपना पेपर प्रेजेंट किया मैंने। उसके बाद मुझे फिर और शौक़ हुआ कि वी शुड गो अब्रॉड, तो मैंने कहा मैं बाहर जाके भी देखूं कैसा फ़ील होता है, क्या एक्सपीरियंस, मुझे शौक़ भी है। तो मैंने फिर पहली कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में, चुलांगकोंग यूनिवर्सिटी है, दे इनवाइटेड मी एज ए स्पीकर, तो मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दी और आई प्रेजेंटेड इन बैंकॉक इन थाईलैंड। आफ्टर दैट आई प्रेजेंटेड माय वन पेपर इन सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी मस्कत, तो वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दी मैंने एक। उसके बाद फिर और शौक़ हुआ मुझे, तो टर्की जाना हुआ, यिल्डिज़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एक प्रेजेंटेशन मैंने वहाँ दी, इस्तांबुल में है। उसके बाद एक मेरी प्रेजेंटेशन थी इंपीरियल कॉलेज लंदन। हाँ, जिस टाइम ये कॉन्फ्रेंस थी मेरी वाइट सिटी है लंदन में, बीबीसी बिल्डिंग के साथ है, तो वहाँ मेरी प्रेजेंटेशन थी। फिर मुझे पता चला कि भी अमेरिका में भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है मैथमेटिक्स के ऊपर, फिर मुझे शौक़ हुआ, तो मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने भी मुझे एज ए स्पीकर इनवाइट किया। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर मैंने फिर अपनी आई प्रेजेंटेड माय लास्ट पेपर इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, और वो जो वेन्यू था बड़ा इंटरेस्टिंग वेन्यू था, मैनहट्टन में था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल 2 बिल्डिंग क्रॉस करके। व्हेन आई वाज इन दिस हॉल, समवन टोल्ड मी कि आपकी बैक साइड पर अगर आप वो देखें सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, तो बड़ा अमेजिंग। तो ये मैंने फिर जाके वो प्रेजेंटेशन दी मैंने। तो सर आपने ये जिस तरह इन ममालिक में आप गए हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, तो पेपर प्रेजेंट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है उसमें? बड़ा अच्छा जी, दुनिया आती है, बड़े बड़े रिसर्चर आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इंसान मिलता है, शेयर करता है, उनसे सीखता है इंसान। ज़ाहिर बात है कि अपने एक मुल्क में अपना एक है हमारे पास, एक है आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, उसमें कॉन्फ्रेंस में ये होता है पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, तो आप मुख्तलिफ़ लोगों के पास। मेरी तो आदत थी कि मैं इवन के खाने के टाइम भी टेबल ढूंढता था कि मैं किसके पास जाके बैठ के खाना खाऊं, क्योंकि टेबल्स लगी होती थी जब हमारा लंच होता था, डिनर टाइम होता था हमारा, तो फिर मैं कोशिश करता था उस दौरान भी मैं फिर जितने मैथमेटिशियन होते थे उनसे डिस्कस करता था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और सर जैसे अभी आपको शौक़ था ये पेपर प्रेजेंट करने का, मुख्तलिफ ममालिक में जाने का, तो आपके तमाम शौक़, ज़ाहिर सी बात है इंसान के बहुत से शौक़ होते हैं,
तो तमाम शौक़ आपके पूरे हो चुके हैं, ख्वाहिशात आपकी पूरी हो चुकी हैं? ख्वाहिशात तो जी किसी की भी पूरी नहीं होती। ख्वाहिशात तो ये तो कुदरत का निज़ाम ऐसा है। बस एक शौक़ था, उन मुल्कों में गया और इवन के सऊदी अरब में भी तो जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि सऊदी अरब में तो मैं मोर दैन 10 ईयर्स आई सर्व देयर। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ आइल में मैंने पढ़ाया सऊदी अरब में। तो अपनी टीचिंग के साथ रिसर्च को भी एंजॉय किया और फिर हरमैन था वो तो फिर ज़ाहिर बात है वीकेंड होता था हमारा। तो फिर हमारे यहाँ उस यानी कि फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता था। पहले थर्सडे फ्राइडे ऑफ होता था, फिर बाद में उन्होंने फ्राइडे सैटरडे। तो कोशिश करते थे हम कि भी कुछ अरसे बाद फिर हम कभी मदीना मुनव्वरा चला जाना, कभी मक्का मुकरमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तो फिर अब कोई ऐसी ख्वाहिश रही नहीं कि फ़लाँ चीज़ देखनी है। तो बस ये है। सर ये भी बड़ी सादत की बात है कि आपने वहाँ पे गई और ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस वो जॉब ऐसी जगह हो गई, वरना अगर मैं इंग्लैंड में जॉब करता तो हो सकता है इतना फ्रीक्वेंटली विजिट ना कर पाता, किसी और मुल्क में भी होता। तो वहाँ तो मैं थे ही, बिल्कुल इसके नेबर में था मैं तो डेट्स वाई आई विजिटेड मैनी टाइम। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है जी। अच्छा सर, जैसे आपने मुख्तलिफ ममालिक में आप गई, पाकिस्तान में भी आप रही, तो कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी फरमोश जिसको ना कर सकें? वाक़या तो ऐसा नहीं, बस ऐसी 2-3 छोटी चीज़ें ऐसी पेश आईं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लंदन में टूटिंग ब्रॉडवे पे था। ठीक है। तो मैं वॉक कर रहा था, उस टाइम फ़ारिग था मैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए गया हुआ था, वॉक कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। तो मैं शाम के टाइम ऐसे ही वॉक कर रहा था टूटिंग ब्रॉडवे में, वेमिल्टन के करीब था ये, वेमिल्टन टूटिंग ब्रॉडवे के साथ है। तो एक मैंने पार्क देखा, जैसे ग्लैंस मैंने देखा तो सो ब्यूटीफुल, लश ग्रीन, बहुत के ज़बरदस्त किस्म के फ्लावर्स और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अरेंजमेंट और सिस्टमेटिक सारी चीज़ें, बड़ा अच्छा लगा। आई वॉज बी मच इंस्पायर्ड रियली। तो एक बंदा वहाँ से गुजरा तो मैंने कहा कुड यू प्लीज़ टेल मी, आई वांट टू एंटर इन दिस पार्क, कुड यू टेल मी वेयर इज़ द गेट, मेन गेट टू एंटर इन दिस पार्क। तो उसने मुझे देखा, आई वॉज स्माइलिंग एंड ही टोल्ड मी मिस्टर इट्स नॉट अ पार्क, इट्स अ ग्रेवयार्ड। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा इनके तो ग्रेवयार्ड ऐसे हैं, तो तो ये मेरे साथ बड़ा अजीब किस्म का एक वो हुआ, बड़ा मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा तो फिर एक और ये हुआ कि लंदन में मैं वो ओवल ग्राउंड का मैंने सुना, क्योंकि बचपन में हम मैच शौकीन था क्रिकेट का और हम देखते भी थे ओवल ग्राउंड में। तो मैंने कहा ऐसी मैंने कहीं नेम प्लेट पढ़ी कि रोड के ऊपर कि ये रास्ता ओवल ग्राउंड को जाता है। तो मैं वहाँ चला गया, तो ओवल ग्राउंड गया तो मैंने कहा आई वांट टू एंटर इन दिस ग्राउंड। दे टोल्ड मी यू आर नॉट अलाउड, प्लीज़ कम टुमारो, पे 50 पाउंड एंजॉय द मैच। मैं कहा आई वांट टू सी नाउ। कहते यू आर नॉट अलाउड सर, क्योंकि उनका वो प्रैक्टिस मैच हो रहा था उस दिन इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। तो मैंने कहा लिसन मैन, आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई वॉज इन शलवार कमीज़, मैं कोई ऐसा ड्रेसअप भी नहीं था मैं कोई मेरे पास। तो मैंने उनको कहा कि मैं जस्ट इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, अंदर से देखना चाहता हूँ। काफ़ी उसने मुझे आर्गूमेंट्स दिए, सर आप हमने सिक्योरिटी चेक लगा लिया है, अब यू आर नॉट अलाउड। तो फिर मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा जिससे वो बड़े इंस्पायर हुए। मैंने कहा देखो सर बात ये है कि मैंने बचपन में तो ओवल ग्राउंड देखा है टीवी के ऊपर, अब मैं इसको रियल उसमें देखना चाहता हूँ। तो फिर वो उसने उसी टाइम, मुझे आज तक याद है, उसने अपना क्या कहते हैं अपना फ़ोन निकाला, उसने वायरलेस निकाला, उसने कहा मिस जॉन प्लीज़ कम आउटसाइड, समवन वांट्स टू सी द ग्राउंड। तो एक आदमी आया, उसने कहा इसको ले जाओ। फिर मुझे अंदर ले गया, सारा ओवल ग्राउंड देखा, तो बड़ा अजीब। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि दे नेवर यू हार्श वर्ड्स, उसने कोई बदतमीज़ी नहीं करी, कोई ऐसा नहीं किया। फिर बाद में मैंने थैंक्स किया। तो बस ये 2-3 ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंस हुए, लेकिन ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभार सुनता हूँ, जैसे कि भी अब पाकिस्तान का आज मैच इंग्लैंड के साथ ओवल ग्राउंड में, तो फिर मुझे अपना वो इंसिडेंट याद आ जाता है मुझे। अच्छा सर, ज़िंदगी के अब तक के तजर्बे से आपने क्या क्या सीखे? बहुत चीज़ें इंसान सीखता है, तो लर्निंग प्रोसेस है जी। ये तो अगर आप 1000 लोगों को बुला लें, हर बंदा अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, हर बंदा। तो हमने तो यही सुना है जी, अपने टाइम को बंदा यूटिलाइज़ करे, टाइम को वेस्ट ना करे अपने, ख़ास तौर पर जो जवानी का वक्त है इंसान के पास, बड़ा कीमती वक्त है।
अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं दुनियावी, अगर जॉब कर रहा है तो गो अहेड, अगर टीचिंग कर रहा है या पढ़ रहा है उसके साथ साथ बस अपना वक्त को यूटिलाइज़ करें, अपना ताल्लुक़ मस्जिद के साथ रखें। ज़रूरी है इंसान अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत बनाए, क्योंकि आखिर में तो अब यही चीज़ें काम आनी है। जितनी भी मैं पोस्ट डॉक भी कर लूँ, माई ऑल डिग्री विल बी यूज़लेस, वहाँ तो ये चीज़ें काउंट नहीं होनी। तो बस ये है कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता रहे साथ साथ। तो सर आपने आईएसपी को ज्वाइन किया, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है? ठीक है जी, मैं तो काफ़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है मैंने, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, ओवरऑल ज़रूरी बात है, हर जगह आपको हर चीज़ तो नहीं मिल सकती, आपकी कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। आप बेशक अमेरिका में भी चले जाएं, किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में भी चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज़ मिल जाए। तो ओवरऑल ठीक है, इट्स ओके। दैट्स व्हाई आई एम more than 4 years I'm here. I'm part of ISP since 2018. अच्छा सर, तलबा के लिए आपका क्या पैगाम है? स्टूडेंट्स के लिए यही है जी कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, और जो सबसे बड़ा क्लासरूम में मैं देख रहा हूँ कि हमारा स्टूडेंट्स प्रिपेयर होके नहीं आ रहा, जो सबसे बड़ा इस टाइम इशू है। और जो मैं मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी परसेप्शन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि हमारा स्टूडेंट एंड्रॉयड में इतना पेनिट्रेट कर गया है, इतना कंसंट्रेट कर गया है कि अब लेक्चर में मैं देख रहा होता हूँ कि बेचारों को बाज़ का ऐसा लग रहा होता है कि इज़ नॉट हेयर, इज़ नॉट विद मी। तो डेट्स वाई मैं हर आफ्टर 15 मिनट्स बच्चों को बार बार क्या मुझे कहना पड़ता है, आर यू विद मी? तो फिर एकदम बच्चा ऐसे वो फिर ऐसा फील होता है जैसे कि इसकी अटेंशन कहीं वजह हो सकती है आपके ख्याल में? क्योंकि देखो जी, एक मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि अगर आप यानी कि फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, क्लास लेक्चर हॉल में आ रहे हैं आप, और उससे 15 मिनट्स बिफोर अगर आप कंसेक्टिव मोबाइल यूज़ करते आ रहे हैं या वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट तो होगा आपके जहन में, इंप्रेशन तो रहेगा, एकदम तो डिसअपीयर नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम टू रिमूव। तो अब 15 मिनट उसका जो वो देखता आ रहा है, जो वीडियोस वगैरह जो चीज़ें जैसी भी हैं वो देखता आ रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट तो रहेगा उसके माइंड में। इधर से मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ, मैं अब उसको रेल एनालिसिस की चीज़ें बता रहा हूँ, उधर से वो चीज़ें हैं, तो अंदर वो चीज़ें फिर स्ट्राइक करेंगी, तो 15 मिनट के बाद जाके फिर वो स्टूडेंट हमारा स्टेबल होता है। तो इसलिए मैं तो अपने स्टूडेंट से ये एडवाइस करता हूँ कि हर लेक्चर से कोशिश किया करो 5-10 मिनट पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, एटलीस्ट वाइब्रेशन मोड में, ताकि आपकी तवज्जो फिर आप जब यहाँ आएँ तो लेक्चर में फिर परेशानी ना हो। तो हमारे साथ मसला ये है। और दूसरा इशू ये है कि हमारा स्टूडेंट दे नीड ओनली पीस ऑफ पेपर। तो मैंने कहता हूँ कि अगर आप यू शुड नो अबाउट द नॉलेज असल में आपके काम आएगा। अब जो दौर आ रहा है, अब जो दौर चल रहा है इस टाइम, ये नॉलेज का दौर है। जो बच्चा इंटरव्यू में बोलेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ जितनी मर्ज़ी पर्सनैलिटी बना कर आ जाए, जैसी मर्ज़ी ड्रेसिंग में आ जाए, अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसे इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अब नॉलेज का दौर है, तो मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप बस कोशिश करें एंड्रॉयड से थोड़ा सा अवेयर रखें, ख़ास तौर पर जब आप पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को समझ रहे हो उस दौरान। तो और ये चीज़ मैंने इंग्लैंड में ऑब्ज़र्व की, मैंने अमेरिका में भी ऑब्ज़र्व की, मैंने यूनिवर्सिटियों में जाना हुआ, वहाँ ये मैंने ऑब्ज़र्व की। यूनिवर्सिटियों में, जिन यूनिवर्सिटियों में मैं गया हूँ, मैंने वहाँ ये देखा बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने इस पर कंट्रोल कर रखा है उन लोगों ने, कि वो मोबाइल क्लास से पहले या क्लास के दौरान तो सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ मोबाइल यूज़ हो जाए। ये मेरा एक्सपीरियंस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह ही रहा, लंदन में भी मैंने देखा। तो मैंने कहा यार फिर हमारे यहाँ तो अभी बड़ी वो है, मसला ख़राब है हमारा। सर ये मोबाइल के इस्तेमाल हाँ, फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके साथ लेकिन अब जो हालात नज़र आ रहे हैं वो उससे ये लग रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। नुकसान। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छी बात ये की है कि वक्त जो है ना ये बहुत कीमती है। हाँ जी, इसको यूटिलाइज़ करने चाहिए इनको बेहतरीन तरीके से। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम एक अगली एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ दोबारा फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद।